गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम तैयार होंगे। अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया हुआ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर है इसके एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसमें से हमने 2.20 क्वेश्चन नंबर तक हमने बात कर लिया। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.21 से। लेकिन बेटा अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में आ चुके हैं, सभी से ये उम्मीद है, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज का सेशन शेयर करते चले, लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले। तो सॉरी चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.21 से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2.21। अब क्वेश्चन नंबर 2.21 में कह रहा है कि टू एलिमेंट्स, क्या कह रहा है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी, क्या है? दो एलिमेंट है, ए और बी है। तो भाई अगर ए और बी है, अब कह रहा है कि ये दोनों मिलके दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। एक बना रहा है AB2, दूसरा क्या बना रहा है? AB4। क्या बना रहा है? AB2 एंड AB4 dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये किस में डिजोल्व किए जा रहे हैं, किस में मिलाए जा रहे हैं? 20 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, अब बेंजीन में मिलाया गया, तब क्या कह रहा है कि AB2 लोवर्स, अब लोअर कर रहा है यानी लोअरिंग। ये कितना लोअर कर रहा है और ये कितना कर रहा है? लोअरिंग कर रहा है। किसमें? फ्रीजिंग पॉइंट में। ये कितना कर रहा है? 2.3 केल्विन। और ये कितना कर रहा है? 1.3 केल्विन। यानी एक 2.3 केल्विन है, दूसरा 1.3 केल्विन। साथ ही साथ कह रहा है द डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, यानी जो केएफ है। किसकी बात कर रहा है? केएफ। केएफ कितना दिया हुआ है बेटा? 5.1। ठीक है, अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट एटॉमिक masses of A एंड B। A और B का आपको क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मास। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपको एक रिलेशन याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाना चाहिए? रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा? अब उसे कैसे याद रखेंगे? M2 रिलेशन को याद रखना है बेटा। M2 इक्वल टू 1000 इंटू के एफ। 1000 इंटू के एफ, यानी 1000 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? के एफ से, इंटू W2 अपॉन, ये तो अपर हाफ में होगा। लोअर हाफ में क्या होगा? W1 इंटू डेल्टा TF। अब जनरली इस कॉन्सेप्ट को आप वही डेल्टा TF इक्वल टू के एफ यम का भी वैल्यू बस पुट किया गया है, वहां से आप यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब जब आपको ये रिलेशन पता चल गया, तब आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप MaB2 निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ MaB2। अब यहां से ये क्या करेंगे? 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 1.3। ओ सॉरी, यहाँ पे 2.3 होगा, इस कंडीशन AB2 है तो 2.3। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से इसे ऐसे करेंगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 का 5 में करेंगे तो ये क्या आएगा? नियर 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 50। हाँ, तो ये आएगा भाई 255.0 अपॉन ये क्या आ जाएगा? 2.3। और इससे करेंगे तो बेटा ये नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी 110.87, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? MaB2। ऐसे ही जब हम MaB4 की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? सिमिलर कॉन्सेप्ट, 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 1.3।
अब बस यही डिफरेंस होगा बेटा कि यहाँ पे क्या कर देंगे 1.3 से करेंगे, यहाँ पे 2.3 से, और जैसे ही करोगे तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ 50 आएगा, ये क्या आ जाएगा 255.0 अपॉन 1.3 ये आ जाएगा। और 1.3 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 196.83। ठीक, अब यहां पे नहीं 196.15 ये वैल्यू आएगी। अब आपको यम ए बी 2 आ गया, यम ए बी 4 आ गया। अब जब आपको ये पता चल गया तो अब क्या करें कि इफ A represent P and B represented as a Q, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है P को और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है Q को, तब आप क्या कर सकते हो फॉर AB2 क्या हो जाएगा P प्लस 2Q किसके इक्वल हो जाएगा भाई 110.87। ऐसे ही AB4 के लिए क्या हो जाएगा P प्लस 4Q यहां से 196.15 ये हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान ले इक्वेशन फर्स्ट और इसे क्या मान ले इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिल गया तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड में से फर्स्ट को आप जैसे ही घटाते हैं तब क्या हो जाएगा। अब आप बताओ P प्लस 4Q इक्वल टू क्या था 196.15 और दूसरा क्या था P प्लस 2Q इक्वल टू 110.87 ये था। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये यहां से प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में से ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 2Q आएगा। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई 15 माइनस 7 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 10 माइनस 8 2, यहाँ पे क्या आएगा 5 और 9 माइनस 1 है 8, क्या आ गया 85.28। ये वैल्यू किसकी आ रही है भाई अभी 2Q की। जब Q की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 85.28 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 42.64। ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई Q की। ये बात क्लियर होगी। अब जब आपको Q की वैल्यू पता चल गई तो अब यही Q ही तो हमारा क्या है B, तो इसे हम क्या लिख लें BRQ और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें जैसे ही B की या Q की वैल्यू पता चल गई हम क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दे। तो क्या करें पुट द वैल्यू ऑफ Q, put the value of Q in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट करने पर Q की, तो भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है P प्लस 2Q इक्वल टू 110.87 है, इसमें पुट करते हैं तो P प्लस 2 इंटू 42.64 इक्वल टू 110.87। यहां से करते हैं P प्लस 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 85.28 आया इक्वल टू 110.87। अब इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या आएगा 17 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहां 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा पॉइंट, यहां से क्या आएगा भाई यहां कुछ था नहीं 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आएगा, यहां पे क्या है 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे 2, तो P की वैल्यू क्या आ गई 25.59। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं ARP इक्वल टू क्या आ जाएगा 25.59 ग्राम पर मोल। ये बात क्लियर हो गई। यानी यहां से आपको दोनों की यूनिट पता चल गई, एटॉमिक मासेस पता चल गए किसके किसके A के और B के। ये बात क्लियर हो गई।
अब बेटा जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको चलना होगा क्वेश्चन नंबर 2.22 पर। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2.22। क्वेश्चन नंबर 2.22 में क्या कह रहा है कि एट 300 केल्विन, किस पर भाई? 300 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है, इस पे क्या हो रहा है कि 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन अ सॉल्यूशन, यानी 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई, यानी 36 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर? हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, अब इसके पास क्या है? ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और कितना है भाई? 4.98 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर आप 4.98 बार, यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कितना है? 4.98 बार है। ठीक है, अब कह रहा है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का, यानी इस सॉल्यूशन का कितना हो जाए? 1.52 बार। क्या हो जाए? 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर नहीं बदलना है आपको, सिर्फ क्या करना है? इसका प्रेशर चेंज करना है। तब कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, क्या किसकी बात कर रहा है? व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, यानी अब आपको बताना है कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब आप इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको एक फार्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? कि पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू क्या याद आ जाना चाहिए भाई? पाई इक्वल टू CRT। अब C के लिए आपको क्या याद रखना है? C क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कैसे निकालते हैं? या ऐसे लिख ले, N/V हो जाए, तो यहां से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू N/V RT लिख सकते हैं। सॉरी। अब आप बताइएगा, मैंने आपको कई बार बताया, यानी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल के लिए आपको फार्मूला क्या होता है? W अपॉन M, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV, ये आ जाएगा। अब जब ये कंडीशन आपको मिल जाए तो बस इसी कंडीशन को आपको क्या करना है? प्लेस करना है। ठीक है, अब जब आपको ये पता चल गया तो अब चलिए पहले कंडीशन में चलते हैं। क्या है? पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV है, इसी का यूज करते हैं बेटा। तो पाई कितना दिया था? 4.98 दिया था। अब दूसरी चीज भाई, W 36 ग्राम पर लीटर के कॉन्सेप्ट में है, तो यानी 36 यहां पे RT। ठीक है, और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मास क्या होता है? 180। अब वॉल्यूम आपको यहां पे ये करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि बेटा आप जैसे ही आपने ये वैल्यू कर लिया, सिमिलर कॉन्सेप्ट आप ये क्या करते हैं? इसे क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे में कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कंसंट्रेशन। लेकिन आपको ऑस्मोटिक प्रेशर तो बताया है ना। क्या बताया है? ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार बताया है। क्या बताया है? 1.52 इक्वल टू, अब भाई गिवन मास तो आपको पता नहीं है, तो यहां W मान ले, WRT अपॉन MBV, ये मान लिया। अब जैसे ही आपको ये पता चला तो यहां पे अब आपको क्या ध्यान देना कि भाई अगर ऐसी चीज है तो आप करेंगे क्या? तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड हो गया ना। अब क्या करते हैं? बाय डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन वन, यानी इक्वेशन सेकंड बाय
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड अपॉन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में। तो सेकेंड क्या है, ये है 1.52 इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी एम बी वी अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा 4.98 इक्वल टू 36 अपॉन 180, यानी वो क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा आर टी अपॉन वी। तो आर टी वी से आर टी वी कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या मिला आपको कि भाई 1.52 अपॉन 4.98 इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन 1/5। इसका मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाता है, इसका यहां हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 1.52 अपॉन 4.98 इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई 5 से, ये हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहां से किसकी बात करनी है, आपको इसकी वैल्यू की बात करनी है, तब आप क्या करेंगे, ये 5 है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास की। तो जैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल टू 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 5, यहां 1/5 कर ले, ये हो जाएगा। और जब आप ये करेंगे तो यहां से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी 0.061 मोल। ये बात क्लियर। तो यहां से ये जरूर ध्यान देना बेटा कि कंसंट्रेशन आपको क्या पता, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या था, आपको दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था, उस ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने वैल्यू निकाला और लास्ट में इसका ऑस्मोटिक कंडीशन निकाल के आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू पता चल गई। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपके बुक में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.26, यानी इसके बाद आपको जो क्वेश्चन करना है वो कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 2.26। ये बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2.26, ये भाई ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अभी मैं बात कर रहा हूं, न्यू बुक के अकॉर्डिंग शायद ये 1.26 हो जाएगा बेटा, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये बात क्लियर है। अब कह रहा है कि इफ द 2.26 में क्या कह रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर एम। क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि जो लेक वाटर है इसका जो डेंसिटी है वो कितना है 1.25 ग्राम है, और क्या कह रहा है एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम यानी प्लस, यानी ये कितने ग्राम कंटेन कर रहा है 92 ग्राम, क्या कंटेन कर रहा है सोडियम आयन पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर, यानी पर केजी में ये कंटेन कर रहा है 92 ग्राम सोडियम आयन। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इन लेक। क्या कह रहा है बेटा कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na प्लस इन लेक, यानी अब वो लेक में झील में आपको किसका करना है, कैलकुलेट करना है सोडियम का। ये बात क्लियर है। अब जब ऐसा आ जाए तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ऐसा है तो भाई आपको मोलैलिटी यानी आयन की बात हो रही है, आयन में यानी एक्वस कंडीशन है, एक्वस कंडीशन में क्या होगा भाई पर लीटर की कंडीशन है, यानी पर केजी की बात होगी। अगर पर केजी की बात हो रही है, ध्यान देना किसकी बात हो रही है पर केजी, तब आपको क्या करना है सिंपल सा, इसका तो सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है बेटा। आपका सोल्यूट क्या है Na प्लस है, क्या है Na प्लस, इसका गिवन मास कितना है 92 ग्राम, यानी इसका पहले से ही बता दिया गया कि गिवन मास है कि 92 ग्राम है, ठीक है।
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, आपको पता होगा 23। कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी 23 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया। तो यहां से यन निकाल सकते हैं। यन कैसे निकालेंगे? जीएम अपॉन एमएम से, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 92 अपॉन 23, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। यन की वैल्यू आपको पता चल गई 4। अब आपको क्या करना है? मोलैलिटी काउंट करना है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर बेटा यहां पे क्या कह रहा है? पर केजी, यानी इन केजी की बात होगी। अगर इन केजी हो गए तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है? 4, यानी 1, 4/1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मोलल, ये आ जाएगी। या इसी को हम लोग और क्या कहेंगे? मोल केजी इनवर्स। ध्यान देना बेटा, यहां पे आपको क्या करना था? एकदम सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना था कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या कर बता देना था कि ये कंडीशन क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2.27 की तरफ। अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आज का सेशन शेयर करते चले। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2.27 की। अब कह रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, क्या कह रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS यानी कॉपर सल्फाइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 × 10⁻⁻16। क्या दिया हुआ है? 6 × 10⁻⁻16। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है कॉपर सल्फाइड का। तो अब कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें आपको क्या करना है? मैक्सिमम मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको सिंपल सा याद आ जाना चाहिए। भाई क्या याद आना चाहिए? कि यहां पे ये कंडीशन क्या होगा, कैसे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब आपको करना क्या है? सिंपल सा, आपने इक्विलिब्रियम क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन है इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाते हैं तो ये किस में आएगा? एक्वस स्टेट में आएगा। और यहां से ये भी किस में आएगा? एक्वस स्टेट। और ये किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में जब हम KSP की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है? जिसके सामने जो रहे उसे हम सिंपल सा पहले यस ऐसे मेंशन कर लेते हैं। अगर सामने कोई नंबर है तो पावर करते हैं, अदरवाइज एज इट लिखते हैं। तो यहां से KSP क्या हो जाएगा? यस इंटू यस हो जाएगा, यानी S² हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो KSP है CuS के लिए वो कितना है? जो KSP है CuS के लिए कितना है? 6 × 10⁻⁻16। किसके इक्वल होगा? S² के इक्वल होगा। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? भाई S की पता करनी है। तो यहां से क्या होगा? S² इक्वल टू क्या हो जाएगा? S² इक्वल टू 6 × 10⁻⁻16। S इक्वल टू क्या हो जाएगा? √6.0 × 10⁻⁻16। और 6⁻⁻16 यानी 10⁻⁻8 हो जाएगा। और 6 का जब निकालेंगे तो बेटा 6 का अंडर रूट वैल्यू क्या आता है? 2.45 × 10⁻⁻8। ये बात क्लियर? अब यहां पे यूनिट पूछ ले तो याद रखना बेटा मोल लीटर इनवर्स। यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। ये दिमाग में बैठाए रहना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा पूछा था मैक्सिमम मोलैरिटी, तो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.28। क्वेश्चन नंबर 2.28 पे, अब क्वेश्चन नंबर 2.28 में कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। यानी अगर आपको एस्पिरिन का मास परसेंटेज काउंट करने को कहा जाए, एस्पिरिन का क्या होता है भाई फॉर्मूला, C9H8O4। क्या होता है, C9H8O4। अब कह रहा है कि इन एसिटोनाइट्राइल, किसमें, इन एसिटोनाइट्राइल। अब अगर बेटा एसिटोनाइट्राइल कहा जाए तो यानी CH3CN की बात हो रही है, एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN। when 6.5 ग्राम ऑफ CHO इज डिजॉल्व। अब क्या कह रहा है, when 6.5 ग्राम ऑफ CHO, क्या है, CHO किसमें डिजॉल्व किया जा रहा है, इन 450 ग्राम ऑफ is dissolved in 450 ग्राम ऑफ CH3CN। अब यहां पे बेटा आपको दिमाग में बैठाना है कि हर एक कॉन्सेप्ट को पहले यहां पे क्लियर करना है कि भाई टोटल सोल्यूशन क्या है और कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देन आपको मास परसेंटेज बताना है। तो सिंपल सा, पहले तो एस्पिरिन का वेट निकालें। एस्पिरिन का कितना है, 6.5। एस्पिरिन कितना है, 6.5 ग्राम। अच्छा, इसके बाद बेटा क्या है, जो एसिटोनाइट्राइल का सोल्यूशन है, किसका, एसिटोनाइट्राइल, इसका कितना है भाई, 450 ग्राम। टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 456.5 ग्राम। ये हो गया। अब आपको क्या करना था, मास परसेंटेज निकालना था। मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, किसकी बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। मास परसेंटेज किसका, एस्पिरिन का। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ एस्पिरिन कितना है, 6.5, टोटल क्या है 756.5 इंटू 100। और जब ऐसा आप करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी 1.424%। वैल्यू क्या आएगी, 1.424%। ये बात क्लियर हो गई। यानी जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आपको सिंपलीफाई एक कंडीशन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा उम्मीद कर रहा है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए आज के डेट में, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूती से करते चलेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में थे सभी से यही एक उम्मीद होगी कि सभी लोग आज का लाइव सेशन शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।